नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाली है आप लोगों की शिक्षण अभिरुचि की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले आप लोगों की शिक्षण अभिरुचि की मैंने 2 क्लास ले चुकी है और उसके अलावा 2 क्लास रीजनिंग के भी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक की नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाइए, इसी चैनल पर डला हुआ है, फटाक से उसको भी देख लीजिए, उसके बाद इसको करिएगा, ठीक है। आज का जो हमारी क्लास होने वाली है उसका जो टॉपिक है वो है बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। आप लोगों की देखिए प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की आप सिलेबस निकाल करके देखोगे ना, तो आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें से जो एक टॉपिक है वो है बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। तो आपकी जितने भी जो सिलेबस है उसमें से जो टॉपिक है ना, सारे को एक एक वीडियोस कर करके लाते जाएंगे, जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़े से थ्योरिकल पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी एमसीक्यू होगा ना आपके इस टॉपिक में, उन सारी चीज़ को करेंगे। और सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, इसमें जो कुल है ना टोटल 15 क्वेश्चन है और 5 आप लोगों का हिंदी है, क्योंकि हिंदी को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो थोड़े थोड़े हिंदी का भी करते चलेंगे, तो आपको थ्योरिकल के साथ साथ मैं उसको भी समझाते चलूँगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो ना बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, थोड़े से आप उसको जान लीजिए। आप भविष्य में टीचर बनने वाले हो और टीचर जब स्कूल में रहता है ना, तो एक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं। विभिन्न प्रकार के कहने का मतलब ये है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांवेगिक। आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊँ ना, तो देखिए एक विद्यालय में ऐसे ऐसे बालक आते हैं, अर्थात जो कोई बच्चे आप लोग देखोगे जो स्कूल में एडमिशन लेते साथ ही बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही मंदबुद्धि टाइप से होता है, अर्थात वो समझने में उसको काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो शारीरिक रूप से बहुत हाइट में ज़्यादा होंगे, कई बहुत छोटे होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो लोग ऐसे परिवेश से आएंगे जो सिर्फ अपनी मदर टंग अर्थात मातृभाषा को जानता होगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ी मान के चलो, अगर छत्तीसगढ़ में होता है तो ऐसी प्रकार के बच्चे हैं। तो सभी को आप इस प्रकार से समावेश करके किस प्रकार से समान शिक्षण प्रणाली आप दे सकते हो, अर्थात पढ़ा सकते हो सभी को एक साथ लेकर के। तो इस टॉपिक के इसी वजह से दिया गया है, आपको समझना है एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है। तो देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य, अर्थात सबसे पहला आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू का जो फॉर्म है उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहला देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना से होता है जो उन विशेषताओं या गुणशीलों पर बल डालता है, इसके आधार पर व्यक्तिगत जीव भिन्न होते दिखाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या कहा गया है उसको देखिए, दूसरा जो कहा है वो क्या कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता दो श्रेणी में रखा जाता है। पहला, व्यक्ति के अंदर भिन्नताएं तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भिन्नता। तीसरा क्या है उसको देखिए पहले, व्यक्तिगत भिन्नता के महत्वपूर्ण क्षेत्र शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवैगिक विकास, सामाजिक विकास, उपलब्धि में अंतर, भाषा विकास, अभिरुचियों एवं अभिक्षमता में अंतर, यौन विभिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं तथा ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। तो सबसे पहले ना आप थोड़ी सी इनको ये समझ लीजिए कि इनका कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता क्या क्या मतलब क्या कहा गया है। कई बच्चे की ना गुणशील अर्थात अंदर में जो रहता है ना, पहले से ही वो काफ़ी होशियार रहते हैं, ठीक है। तो उनके गुणशील अर्थात जो अंदर की जो गुण है, ठीक है, कि वो क्या क्या कर सकता है, इसको बढ़ावा देना अर्थात उसको ना बाहर निकालना, उनकी विशेषताओं पर बल डालना कहता है ये वाला। अब दूसरा क्या कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता दो श्रेणी का होता है, अर्थात व्यक्ति की जो भिन्नता है ना, दो प्रकार से इसको मापी जा सकती है, दो प्रकार से कही जा सकती है। सबसे पहला, मानसिक स्तर पर। कैसे मानसिक स्तर पर, कई बच्चे बचपन से ही बहुत होशियार होते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में सारी चीज़ में होशियार होते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि का होते हैं, अर्थात ढंग से पढ़ नहीं पाते वो। तो एक अंतर इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है, बुद्धि के तौर पर। और दूसरा आप कर सकते हो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर, मतलब ये है कि शारीरिक रूप से भी व्यक्ति जो होते हैं भिन्न होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। कई बच्चे देखोगे तो लंबे होते हैं बहुत, कई बच्चे छोटे होते हैं, कई बच्चे मोटे, कोई बच्चे, तो इस प्रकार से अंतर आप कर सकते हो। उसके अलावा तीसरा क्या है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का महत्वपूर्ण क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है अलग अलग प्रकार से भिन्न होता है। शारीरिक में अभी बताया आपको, ठीक है, पूरा ये समावेश पूरा सार है ये। मानसिक स्तर पर अर्थात बौद्धिक जो बोलते हैं, संवेगिक मतलब इमोशनल के तौर पर। सामाजिक भिन्नता मतलब ये अलग अलग समाज से, कई बच्चे गांव से आते हैं, कई शहर से आते हैं, इस प्रकार से। भाषा विकास पर अभी बताया मैंने आपको, जो भाषा विकास मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा जो अपनी राष्ट्रभाषा है वो बोल नहीं पाते, लेकिन सिर्फ मदर टंग अर्थात उनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है वो बोल पाते हैं, ठीक है। तो उनकी अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता मतलब उनकी जो क्वालिटीज़, पढ़ने की जो रुचि है वो क्या है। तो इन सभी क्षेत्रों के बारे में आप लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जो एमसीक्यू है उसको अच्छे से कर लेते हैं और सारे प्रश्नों को मैं अच्छे से आपको समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला देखिए प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने मन से पहले इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेरे आंसर का वेट मत कीजिए, पहले आप ये देखिएगा कि इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है, आपको ये बताना है पहला, फिर उसका आंसर मैं तो आपको बताऊंगा ही।
तो सबसे पहला देखिए क्या कह गया, ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाते हैं, मुख्य कारण इनमें से क्या नहीं है। अर्थात ये क्या कहे, देखिए जो भिन्नता है ना उसके कारण क्या नहीं है आपको ये बताने हैं, क्या कारण इसमें भिन्नता के नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्रमांक 1 अध्यापकों की शिक्षण में कमी, ऑप्शन बी परिवेश की भिन्नता का होना, ऑप्शन सी बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता भिन्न होना, ऑप्शन डी जन्मजात योग्यता अलग अलग होना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आप बताइए। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग को देखिए, एलिमिनेशन मेथड से बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन क्रमांक डी को देखिए, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। मैंने आपको अभी बताया कि जन्मजात योग्यता सभी लोगों की अलग अलग होती है, कोई लोग अच्छे से जानते हैं, कई लोग नहीं जानती हैं। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, ये इसका कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी को देखिए, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता में भिन्नता। अर्थात कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, श्रम अर्थात पढ़ना ही होता है। ठीक है, पढ़ने को लेंगे बच्चे, कोई काम थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, एकाग्रता मतलब उसका जो ध्यान है ना कहीं और होता है, तो ये भी उसकी विभिन्नता में आ जाएगा। अर्थात उनके जो भिन्नता पाए जाते हैं उसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए, ठीक, परिवेश में भिन्नता। अर्थात मैं बोला ना, कई बच्चे गाँव से आते हैं, कई लोग शहर से आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मातृभाषा जानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी जानते हैं। तो ये भी विभिन्नता किए जा सकता है, ये तीनों मतलब भिन्नता किए जा सकते हैं, लेकिन हमको क्या बताना है, इसका मुख्य कारण, ठीक है, क्या नहीं है बोला। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्रमांक 1 हो जाएगा। कैसे, तो अध्यापकों के शिक्षण में कमी। कोई शिक्षक किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं पढ़ाता। ठीक है, क्यों, तो एक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को समान तरीके से ही पढ़ाता है। कई बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं, कई बच्चे बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये उसकी भिन्नता का वो नहीं हो सकता। शिक्षण समान रूप से दिया जाता है, तो इसकी भिन्नता का कारण नहीं है शिक्षा के पढ़ाने का। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है। अर्थात वंशानुक्रम जो होता है, हेरिडिटी के कारण बालकों में किस प्रकार की भिन्नता होती है आपको ये बताने हैं। ऑप्शन ए रचनात्मक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी शारीरिक। क्या इसका आंसर है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है ना, ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, शारीरिक। कैसे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी, अर्थात जो आपके माता पिता होंगे ना, उससे जो आपकी आनुवांशिकता मिलती है, आपकी जो गुण मिलती है, जैसे आपके माता पिता उसी प्रकार से आप भी होंगे। ठीक है, अगर वो गोरे होंगे तो गोरे, काले होंगे तो काले, और सांवले होंगे तो सांवले, इस प्रकार से। और उसके बाद जो आपकी गुण होते हैं ना, कि आप देखिएगा कई माता पिता ऐसे होते हैं जो चश्मा लगाते हैं उसको। ठीक है, तो उस बच्चे को भी बहुत जल्दी ही चश्मा लग जाता है, तो वो वंशानुक्रम हेरिडिटी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना वंशानुक्रम के कारण जो भिन्नता पाई जाती है ना, वो शारीरिक रूप से होती है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। मान लो आप भविष्य में एक टीचर बन चुके हो। ठीक है, तो आप अपनी कक्षा में किस प्रकार की आपका व्यवहार होना चाहिए आपको ये बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए देख लीजिए, प्रशासनिक, ऑप्शन बी निर्देशात्मक, ऑप्शन सी आदर्शवादी या ऑप्शन डी आदेशात्मक। तो आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए ये बताइए। चलिए, तो इस प्रश्न को हम लोग काटते हुए जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन क्रमांक डी को देखिए, आदेशात्मक होगा। क्या क्या आप सिर्फ आदेश दोगे क्या, आदेशात्मक नहीं होगा। ठीक है, एक शिक्षक का काम होता है कि आदेश देना, लेकिन इस प्रकार से आदेश नहीं देना, हमेशा आप आदेश नहीं दे सकते। और दूसरा आदर्शवादी, तो आदर्शवादी एक प्रकार से हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए निर्देशात्मक, हमेशा आप लोग निर्देशात्मक नहीं दे सकते। अगर हमेशा निर्देश देते रहोगे तो बच्चों में अलग प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक, क्या वहाँ आप लोग शिक्षा प्रदान करने जा रहे हो कि वहाँ प्रशासन करने के लिए जा रहे हो स्कूल में, आप ये बताइए। प्रशासनिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा ना, और प्रश्न क्रमांक 3 का ना, वो आदर्शवादी होगा। कैसे, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, एक शिक्षक का जो गुण होता है ना, वो आदर्शवादी होता है, क्योंकि आपके पीछे हजारों बच्चे होते हैं जो आपको देखकर सीखते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो इसलिए आपका जो व्यवहार है ना, वो आदर्शवादी होना चाहिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए ध्यानपूर्वक और इसका भी आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है। अर्थात जो आप एक शिक्षक हो ना, तो आपके लिए कौन सी कुशलता परम आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको वो बताना है एक शिक्षक के रूप में, आप सोचिएगा। ऑप्शन ए देख लीजिए, अत्यंत प्रभावशाली बच्चों को पहचानना, ऑप्शन बी सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना, ऑप्शन सी सीखने की योग्यता छात्रों को पहचानना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका उपयुक्त आंसर होगा, आप ये बताइए।
तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना। कैसे सही होगा, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा अत्यंत प्रभावशाली बच्चे को पहचानना। तो आप लोग मेरे को ये बताओ, केवल आप सिर्फ जो अत्यंत प्रभावशाली सिर्फ उन्हीं बच्चों को पहचानोगे, बाकी को नहीं पहचानोगे क्या? तो ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वैसे ही अभी गलत है। ठीक है, उसके अलावा सी को देखिए, सीखने में अयोग्य छात्रों को पहचानना। सिर्फ अयोग्य छात्रों को पहचानो क्या? आपको अयोग्य छात्र जो उनको तो अलग करोगे क्या? नहीं करोगे ना, उसको भी योग्य आपको बनाना है एक शिक्षक होने के नाते। तो ऐसे निगेटिव को आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए और ध्यानपूर्वक इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, देखिए, छात्रों में विविध क्षमताएं विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। अर्थात आप एक शिक्षक हो तो आप छात्रों में विविध क्षमताएं विकसित करना चाहते हो, तो अब उसको विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। सबसे पहला देखिए ऑप्शन ए, क्षमताओं के महत्व पर भाषण देंगे। ऑप्शन बी, किसी विशेष क्षमता के विकास के लिए छात्रों को प्रयत्न करने के लिए निर्देश देंगे। या ऑप्शन सी, सक्षम व्यक्ति का उदाहरण देंगे। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षमताओं के विकास में सहायक नहीं है। क्या इसका उपयुक्त आंसर हो सकता है ये बताइए। चलिए इस प्रश्न को हम एलिमिनेशन मेथड अर्थात काटते हुए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला ये जो ऑप्शन डी है ना उसमें नेगेटिव दिया है, सहायक नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो भी नेगेटिव अगर दिया होगा तो इसको नहीं लेना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ऑप्शन सी को देखिए, सक्षम व्यक्ति का उदाहरण देंगे। हाँ, उदाहरण आप लोग दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन बी को देखिए, किसी विशेष क्षमता के विकास के लिए छात्रों को प्रयत्न करने के लिए निर्देश देंगे। तो मैंने आपको पहले ही हम लोग क्वेश्चन में कर चुके हैं कि निर्देश वगैरह ऐसा कुछ देना आपको नहीं है। ठीक है, निर्देश देना ठीक है, लेकिन सिर्फ निर्देश देके छोड़ नहीं सकते आप उनको। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, क्षमताओं के महत्व पर भाषण देंगे। तो आप इतना भाषण सिर्फ दे के आपको नहीं छोड़ना है इस ऑप्शन के अनुसार। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक सी उपयुक्त सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, सक्षम व्यक्ति का उदाहरण देंगे। आप देखिए बच्चों के सामने किसी सक्षम व्यक्ति का उदाहरण दोगे कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था तो आपको भी करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन जो दिख रहा है वो आपको लॉन्ग दिख रहा है, लेकिन वाकई में बहुत सरल है ये। तो सबसे पहला छठा देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। अर्थात सीमा जो है वो पाठ को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेती है और पढ़ के सीख लेती है, लेकिन लीना जो है ना उसको बहुत समय लेती है उसको पढ़ने में भी और समझने में भी। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है वो क्या कहलाते हैं आपको ये बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, व्यक्तिक भिन्नता। ऑप्शन बी, अंतः संबंध। ऑप्शन सी, निरंतरता। या ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग इसे अभी पढ़ के आ रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। तो देखिए एक जो सीमा है वो बहुत जल्दी पाठ को पढ़ लेती है और सीख लेती है, लेकिन दूसरा वो धीरे धीरे सीखती है। तो दोनों को में क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता है। अर्थात कोई जल्दी सीख लेती है, कोई बाद में सीख लेती है। तो क्या होता है, ये व्यक्तिक भिन्नता को दर्शा रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक उसका आंसर दीजिएगा। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को। शिक्षार्थी कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी है। ठीक है, ये शिक्षार्थी को ही विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, अर्थात एक विद्यार्थी जो है वो व्यक्तिक भिन्नता अर्थात अलग अलग जो परिवेश के बच्चे हैं ना वो अलग अलग परिवेश को दर्शाता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ए देखिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। या ऑप्शन सी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। या ऑप्शन डी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है, एज ए शिक्षक होने के नाते सोचिएगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। ठीक है, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराओगे, जिस प्रकार से वो सीख सके ना उस प्रकार की ना वातावरण है वो आपको दोगे। ठीक है, तो देखिए उसके अलावा और जो बाकी ऑप्शन है वो गलत कैसे है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी को देखना चाहो, देखिए परीक्षाओं के लिए संख्या बढ़ाना। ये परीक्षाओं की संख्या मतलब निगेटिव पॉइंट से निगेटिव हमको नहीं लेना है। कठोर अनुशासन, देखिए कठोर वाली जो बात है वो भी निगेटिव पॉइंट से उसको भी नहीं लेना है। उसके अलावा देखिए अधिगम की एक समान गति पर बल देना। आपको ये बताइए, आपकी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते हैं, तो एक समान क्या आप उनको पढ़ा सकते हो क्या? कई बच्चे जो नहीं समझते उनको आप दोबारा पढ़ाओगे। ठीक है, दोबारा बताओगे कि बेटा ये नहीं, ऐसा नहीं, ये होता है, आप इसको ये पढ़ रहे हो, ये होता है, समझाओगे ना। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन क्रमांक बी ही करेक्ट हो जाएगा। काहे कि विभिन्न प्रकार की आप लोग उसको अनुभव प्रदान करोगे। तो चलिए सब प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इस प्रकार के जो लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहे हैं ना ये रहने में बहुत ही सरल है। ठीक है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में जरूर ही आते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न 8, कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिगत विभेद अर्थात
एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे विभेद है आपको ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन बी लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थी में परंपरा द्वंद्व उत्पन्न होता है। या ऑप्शन डी अनुपयुक्त है, क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। चलिए इसको भी मैं काटते हुए आपको बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काटते हुए इसको चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए देखिए लाभकारी है बोला है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो आपको नहीं वो करना है, ठीक है। पूरा पढ़ के भी देख लो आप। उसके अलावा देखिए लाभकारी नहीं है, तो ये भाई आप ये बताओ मेरे को। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर प्रश्न पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव आंसर भी लेना है। ये देखिए हानिकारक है, ये भी कट जाएगा। उसके अलावा अनुपयुक्त है, ये भी कट जाएगा। उपयुक्त आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 1 उपयुक्त हो जाएगा। कैसे? तो लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कैसे? तो थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है, और सभी बच्चों को मिलाकर पूरे क्लास है। तो आप बताओ अलग 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 प्रकार के बच्चे जो पाए जाते हैं, तो एक दूसरे के गुण को अगर सीखेंगे तो एक दूसरे के लिए लाभकारी है ना। एक शिक्षक होने के नाते आपको इसी प्रकार से बच्चों का जो उसका ध्यान है, उसका जो सोच है, उसको आपको बताना है उनको। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसका आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। एक 4-5 वर्ष के बालक अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के इस व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या नाम दिया जा सकता है? अर्थात देखिए एक बालक है, ठीक है, वो बालक अपने पिता की बजाय अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करती है, मतलब उससे स्नेह करती है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए देख लीजिए पराहम, ऑप्शन बी देख लीजिए इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, या ऑप्शन सी देख लीजिए ऑडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या ऑप्शन डी देख लीजिए नार्सिसिस्ट। क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त आंसर? आप लोग ये बताइए। क्रमांक 9 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑडिप्स कॉम्प्लेक्स। कैसे? तो देखिए कोई एक बालक है, वो अपने पिता की अपेक्षा अपने माता से अत्यधिक स्नेह करती है ना, तो उसे ऑडिप्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो है ना, एक बालिका अपने माता की बजाय एक अपने पिता से ज़्यादा स्नेह करती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे ज़्यादा स्नेह करती है ना एक बालिका अपने माता की बजाय, जब पिता को ज़्यादा स्नेह करती है ना, तो उसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको दोनों को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद थोड़े से ना थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे की जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरी है एक एक करके थोड़े थोड़े पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, साथ में। सबसे पहला देखिए, पिछड़े बालक से तात्पर्य वैसे बालक से होता है जो शैक्षिक रूप से मंदित होते हैं। दूसरा, बालकों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण बौद्धिक क्षमता में कमी, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव, शारीरिक दोष, स्वभाव संबंधी दोष, कर्तव्य त्यागिता इत्यादि। तीसरा, साधारण मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। ऐसे बालकों के वयस्क होने पर उनका बौद्धिक स्तर 8 से 11 वर्ष के सामान्य बालक बौद्धिक स्तर के बराबर होता है। चौथा देखिए क्या क्या है, अल्प बल मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 36 से 51 तक होती है। ऐसे बालक को सीखने की दर धीमी होती है। पांचवा देखिए, गंभीर मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। ऐसे बालकों को आश्रित बालक कहा जाता है। छठा देखिए, गहन मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है। सातवां देखिए, अपराधी बालक वह है जो सामाजिक आर्थिक नैतिक या शैक्षिक नियम का उल्लंघन करता है। वह देख लीजिए, न्यून दृष्टि वाले बालक की दृष्टि तीक्ष्ण 20/70 से 20/200 होता है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कहा गया है। अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े ना, उसी का ना MCQ है ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आना ही आना है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो। सबसे पहला प्रश्न 10 को देखिए, वह बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। अर्थात वो बालक न्यून दृष्टि मतलब बहुत कम देखने वाला माने जाते हैं, जिसकी बुद्धि की जो तीक्ष्णता है ना वो होती है। अब भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऑप्शन ए देख लीजिए 20/70 से 20/200। ऑप्शन बी को देखिए, ये जो दोष लिखा है वो दोष है, ठीक है, दोष निवारक लेंस के साथ 20/20 दृष्टि, या ऑप्शन सी दोष निवारक, या ऑप्शन डी 20/10 से 20/30। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या है वो बताइएगा। अब भी जस्ट हम लोगों ने थ्योरी में देखा था, तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा 10 का। कैसे? 20/70 से 20/200। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये देखिए लास्ट वाला जो है वो वाला, ये जो है वो
वो देखिए, न्यून दृष्टि वाले बालक की दृष्टि तीक्ष्णता जो होती है वो 20/70 से 20/200 होता है। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो एक विद्यार्थी है ना वो अलग अलग लक्षण को प्रदर्शित करता है। क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? पहला देखिए, पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षर को पहचानने में कठिनाई, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है ये बताना है आपको। ये जितने भी समस्या इसमें है ना वो किसके सूचक है। तो ऑप्शन देख लीजिए सबसे पहला आप लोग। ऑप्शन ए देखिए, एक स्वलीन विद्यार्थी के। ऑप्शन बी, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। ऑप्शन सी, अधिगम असक्त वाले विद्यार्थी के। या ऑप्शन डी, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है ना ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा, ठीक है। अधिगम असक्त वाले विद्यार्थी के। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक विद्यार्थी जो निम्नलिखित लक्षण को दर्शाता है, मतलब इस प्रकार के जो लक्षण है ना वो दर्शाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या लक्षण है। ये पढ़ने के प्रति चिंता करते, शब्दों या अक्षर को पहचानने में कठिनाई होती है, पहले से पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। तो इतना सारा जो कठिनाई होगा ना वो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये वाला ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा, अधिगम असक्त वाले विद्यार्थी। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़ करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 12, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित अर्थात जो सुन नहीं सकता होगा तो बोल भी नहीं सकता। तो अगर सुन और बोल भी नहीं सकता तो उसके लिए क्या उपयुक्त है, ठीक है। सबसे पहला बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी, यंत्र। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें से क्या हो सकता है? क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। कैसे? तो देखिए एक जो श्रवण बाधित बालक है अगर वो सुन नहीं सकता तो बोल भी नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता है ना। तो अगर बालक जो देख सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो उंगली वगैरह को अलग अलग हाथों का प्रयोग करके बोलते हैं ना भाषा, तो उनको सांकेतिक भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को देख लीजिए। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य, अर्थात एक बालक जो है उसको कमजोर अगर कहीं होता है तो किस प्रकार से किनको कमजोर कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। ऑप्शन बी, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं। ऑप्शन सी, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। या ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 13 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक इनको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, अर्थात सरकार ने जो निर्धारित सीमा की गई है एक वार्षिक आय के लिए उसके नीचे में आते हैं, तो वो बालक कमजोर वर्ग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, अर्थात मानसिक मंदता की जो विशेषता नहीं है उनको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, आईक्यू लेवल जिनकी 25 से 70 के मध्य हो। ऑप्शन बी, धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रिया को नहीं कर पाना। ऑप्शन सी, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। या ऑप्शन डी, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर होगा ना वो है ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। कैसे? तो देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहला देखिए मानसिक मंदता का विशेषता नहीं है, आपको विशेषता जो नहीं है उसको बताना है। तो देखिए बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है 25 से 70 ये मानसिक मंदता को दर्शाता है। उसके अलावा धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन के कार्य को नहीं कर पाना ये भी मानसिक मंदता है। और उसके अलावा वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, तो अनुकूलन मतलब सामंजस्य बिठाने में ना कठिनाई होना भी जो मानसिक मंदता है उसकी विशेषता है। तो विशेषता जो नहीं है वो है ना अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, अर्थात एक दूसरे के रिलेशन का कमजोर होना, ये नहीं होगा उसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, अर्थात जो अति संवेदनशील बच्चा है ना, सेंसिटिव जो बच्चा है ना, उसको सिखाने के लिए कौन सा ऐसा तरीका है जो उपयुक्त नहीं है, अर्थात जो निगेटिव हेड पॉइंट्स है तो उसको काटने हैं, ठीक है। वो सही आंसर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला ऑप्शन ए देख लीजिए, कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय करों में तोड़ना। ऑप्शन बी देख लीजिए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन सी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। या ऑप्शन डी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना।
तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है? चलिए अगर ये काटते हुए देखेंगे ना तो क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन ए को देखिए, कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय करों में तोड़ना, ये तो इसका मदद करने में सही हो जाएगा। कोई भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके ही पढ़ते हैं तो ये तो सीखने का उपयुक्त तरीका हो जाएगा। दूसरा देखिए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को ढूंढना, अर्थात वैकल्पिक मतलब अलग अलग तरीका ढूंढना सीखने के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। सी देख लीजिए, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, तो शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना भी उसके सीखने में मदद करेगा। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहा गया है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ये देखिए फटकार लगाना मतलब निगेटिव पॉइंट्स है, और निगेटिव पॉइंट्स को हमको लेना है क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट प्रश्न में दिया है इसलिए। तो टोटल हमारा जो 15 क्वेश्चन था वो सीडीपी का था। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला का जो क्वेश्चन है ना, वर्ण एवं ध्वनि का, तो कुल 5 क्वेश्चन इसके अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का, ठीक है, छ, त्र और ज्ञ इनमें से किस वर्ग में आता है? इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आपके जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन से वर्ग में आता है आपको ये बताना, ये तीनों वर्ड, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी स्पर्श वर्ण या ऑप्शन डी संघर्ष वर्ण, ठीक है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है ना वो ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ये जो देखिएगा ना छ, त्र और ज्ञ, वो आएगा आपका संयुक्त व्यंजन में। कैसे, तो थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरिकल दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इस प्रकार की देखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और हो सके ना तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा, ये जो कि ये चौथा में संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो आता है ना वो संयुक्त व्यंजन हो जाता है। उसके अलावा देखना चाहो ना तो ये देखिए, ये जो स्वर होता है ना आ से औ तक की ये स्वर है, ठीक है। उसके अलावा देखना चाहो ना तो अयोगवा, अंगुरा, ये अयोगवा में आता है। उसके अलावा देखना चाहो तो देखिए ये जो व्यंजन है वो टोटल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसमें देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है पता है आपको, ये देख लीजिए, अंतस्थ, यार अलावा ऊष्म, शाह, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। उसके अलावा देखना चाहो तो ये जो उत्प्रेक्षी है ना, डमरू ढक्कन, ये पूछे जाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अच्छे से ले लीजिए क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए क्या कहता है इसको, ई और ई किस प्रकार का वर्ण है आपको ये बताना है, ठीक है। किस में आता है आपको ये बताना है। ई और ई जो होता है वो ऑप्शन ए कंठव्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य या ऑप्शन डी दंतव्य, किस में आता है आपको ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, तालव्य। ई और ई जो होता है ना वो तालव्य में आता है। कैसे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहला आप लोग देखिएगा ना तो ये देखिए क्रमांक दूसरा में जो दिया है उसको देखिए, तालव्य का जो जो संख्या दिया है स्वर में ना वो ई तालव्य होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा ना तो आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कंठव्य में आ आता है, तालव्य में क्या आता है, ई और ई आता है, मूर्धन्य में क्या आता है। तो ये जो स्वर वाली जो है ना, जितने भी स्वर में आता है उन सारी चीज़ को आपको देखना है ये में। उसके अलावा व्यंजन में क्या क्या आता है उसको आपको लोगों को भी देखना है, ये व्यंजन में आता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले लीजिए, आप लोग का काम आने वाला है ये सारा चीज़। इन सब को आपको पढ़ना है, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा चलिए प्रश्न क्रमांक 3 करते हैं। 18वां क्या कहता है, व्यंजन ध्वनियाँ किसके मेल से बनता है, ठीक है। अर्थात जो व्यंजन आपका ध्वनि है ना वो किसके मेल से बनता है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वर एवं व्यंजन के मेल से, ऑप्शन बी स्वर एवं स्वर के मेल से, ऑप्शन सी विसर्ग के मेल से या ऑप्शन डी व्यंजन एवं व्यंजन के मेल से। तो किसके मेल से बनता है आपको ये बताना है, जो व्यंजन ध्वनियाँ है वो। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है ना ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो स्वर एवं व्यंजन के मेल से बनता है। स्वर जो होता है वो स्वतंत्र वर्ण होता है, लेकिन व्यंजन जो होता है वो परतंत्र अर्थात दूसरों पर आधारित होता है, वो स्वर पर ही आधारित होता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन क्रमांक ए स्वर एवं व्यंजन के मेल से जो व्यंजन होता है वो बनता है, ये उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। ये सही और गलत का कथन के ऊपर है, ऐसे कथन वाले भी क्वेश्चन आपके प्रश्न में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए, इसमें सही क्या है आपको ये बताना है, और जब तक कि आपको पता नहीं होगा आप आंसर भी नहीं दे पाओगे। ऑप्शन क्रमांक 1, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। ऑप्शन बी, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऑप्शन सी, स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक होता है। या ऑप्शन डी, स्वर ध्वनिया व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होता है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है ना वो ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। अब भी मैंने आपको बताया ना, स्वर जो होता है वो व्यंजन की सहायक ध्वनि होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यंजनित नहीं होती है। कैसे, तो देखिए देवनागरी लिपि में कुल 54 वर्ण होते हैं, ये गलत है, 54 वर्ण नहीं होते, देवनागरी लिपि में 52 अर्थात 52 वर्ण होते हैं। उसके अलावा ऑप्शन दूसरा देखिए, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। मैं बताया ना, स्वर ध्वनि के उच्चारण से ही वो होती है, स्वतंत्र कभी नहीं होती, जो व्यंजन है वो परतंत्र होती है। और तीसरा ऑप्शन देखिएगा ना तो स्वर ध्वनि की संख्या व्यंजन ध्वनि की संख्या से अधिक होती है, ये भी गलत है। कैसे, तो जो स्वर ध्वनि है वो टोटल 11 मानी जाती है, ठीक है, और जो व्यंजन है वो 33 मानी जाती है। तो 11 और 33 दोनों में अंतर है ना,
चलिए तो आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जल्दी से। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? आपको राम जो शब्द है ना उसमें कितने वर्ण हैं वो बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। कितने वर्ण हैं आप लोग ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है वो 4 हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। रा म, ठीक है, ये जो राम शब्द है ना, तो देखिए रा के बाद क्या आता है, प्लस हो जाएगा, फिर आ लगेगा, फिर से म हो जाएगा, फिर से आ। ये 4 शब्द से मिलकर बना है। कैसे? तो ये ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो र है वो क्या है, व्यंजन है, और ये जो आ है वो स्वर है। ठीक है, फिर से व्यंजन, फिर से स्वर। तो देखिए रा में आ जुड़ा हुआ है ना, रा है ना, तो ये कितना शब्द हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया। क्योंकि देखिए जो व्यंजन है वो परतंत्र है, स्वर की सहायता से ही इसको उच्चारित की जाती है। तो ये स्वर इसमें सहायकता है, ठीक है, सहायक कर रहे हैं इसमें। देखिए रा अ म अ, तो राम हो गया ना, पूरे ऐसे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से जो है ना वो 4 वर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो इतने सारे प्रश्न जो थे आपके लिए थे। ठीक है, कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी प्रकार के हम हमेशा वीडियोज़ भी लाते रहेंगे।